52A तक बताया गया। 52A से भी क्वेश्चन बना है और आपका 2015 एपीओ में भी बना था कि संश्रय या हार्बर या आश्रय के लिए कौन दंडनीय नहीं होगा। तो पति पत्नी अगर एक दूसरे को संश्रय देते हैं तो वे दंड के भागी नहीं। दूसरा क्वेश्चन एलएलएम में आपका पूछा गया था पिछली बार, इस बार आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलएम में कि हार्बर शब्द 52A कब जोड़ा गया, ये भी लिखवाया गया कब जोड़ा गया आपका 1942 ईस्वी में, यानी कि 1942। फिर अब क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये 1942 से पहले हार्बर शब्द कहाँ परिभाषित था, संश्रय शब्द कहाँ परिभाषित था, तो 216B। और संश्रय दंडनीय अपराध करने के पहले, अपराध के पूर्व, अपराध के पश्चात देना, दोनों इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन राजस्थान का मॉडल है, तो कल ही बताया गया था क्या है, दोनों। यानी कि कुछ संश्रय से लूट और डकैती, डकैतों को संश्रय देना, चाहे भी लूट हुई हो या डकैती हुई न हो या हो गई हो, दोनों दशाओं में दंडनीय। आगे आ जाए अब अध्याय आपका 3, अध्याय 3 चलना है आईपीसी का चैप्टर 3। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, कभी 2 क्वेश्चन और कभी का 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी कि आईपीसी का जो चैप्टर 3 है इससे बता दिया जाए, कभी 2 क्वेश्चन बन जाता है 3 में और कभी का 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। यहाँ से पहले मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं बनता था, लेकिन वर्तमान समय में अब चूंकि छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, अतः में भी क्वेश्चन इससे बनने लगा। यानी कि आपको सतर्क ये भी रहना है कि आपका जहाँ आप नहीं सोच सकते ये क्वेश्चन मेंस में बनेगा, जबरदस्ती आयोग उसी क्वेश्चन को क्या कर रहा है, दे रहा है। ये भी सतर्क रहना है कि कम से कम 15-20 लाइन आप क्या करिए, लिख लीजिए, इतना कम से कम पढ़ना है। 53A बना था, आजीवन निर्वसन को किसमें कन्वर्ट किया गया है और उसके प्रावधानों को लिखिए। तो आपका आईपीसी की धारा 53A। देखिए आपका सबसे पहला ये जानना है आपका दंड क्या है, पनिशमेंट क्या है। 4-5 एंगल से यहाँ देखना है और आपका सेक्शन 53 बताने में समय लगता है। यानी कि एक धारा ऐसी है, धारा 53, जिसमें समय लगता है, भले छोटी धारा 5 शब्दों की, लेकिन बताने में पूरा घंटा लग जाता है, यह दोनों पीरियड भी लग सकता है। उसके बाद कोई धारा में दम नहीं है। लेकिन 53 पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बना है, उसको भी अलग से लिख लीजिए कि दंड क्या है, पनिशमेंट क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि पनिशमेंट क्या है, दंड क्या है, तो एक लाइन में जवाब दीजिएगा, किसी व्यक्ति को शारीरिक एवं संपत्ति संबंधी प्रताड़ना देना। यानी कि एक लाइन बताइएगा, शारीरिक एवं संपत्ति संबंधी प्रताड़ना को ही दंड कहा जाता है। यानी कि या तो शरीर को प्रताड़ना दी जाती है या संपत्ति को। यहाँ जो आपका प्रताड़ना शब्द है, इसका मतलब ये हुआ कि शरीर पर प्रभाव डाला जाता है, जैसे फांसी पर लटका दिया तो जान चली गई। फिर आपका कह सकते हैं आजीवन कारावास, यानी कि शरीर को एक तरह से सदोष परिरोध में रखा जाता है, कारावास हो गया। और संपत्ति का समपहरण, फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये किसकी प्रताड़ना होगी, संपत्ति
यानी संपत्ति छीन ली जाती है, अर्थात संपत्ति से क्या कर दिया गया, व्यक्ति को बंद। तो अगर कोई पूछे कि दंड क्या है, तमाम विद्वानों ने दंड को आपका बताया है, उतना नहीं, उतना हल्का सा देखना है आपका। एक विद्वान कहते हैं कि राजा सो गया, रानी सो गए, लेकिन ये जो दंड है ये 24 घंटा जगता रहता है। जो उचक के यानी कि जो अपराधी हैं इसी दंड के भय से अपराध करने से डरते हैं, अपराध नहीं करते हैं। और अगर हम वर्तमान समय में देखें तो यही दंड का भय लोगों के मन से कम हो गया है, और जैसे ही भय कम होगा अपराध भी गुना रात चौगुना क्या होगा। तो भय जरूरी है। आर्थिक भी कहता है कि विधि संप्रभु का समादेश है, यानी लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। और अगर कोई कानून को नहीं मानता तो संप्रभु अनुशास्ति देगा, यानी कि दंड देगा। और इसी दंड के भय के कारण लोग कानून का पालन करते हैं, यानी कि भय बिना प्रीति नहीं होती। तो आस्तीन के अनुसार भय के कारण ही लोग क्या करते हैं, कानून का। जहाँ तक दंड के विश्व में प्रकार हैं, अगर हम विश्व में दंड के प्रकारों को देखें तो तमाम प्रकार मौजूद हैं, लेकिन भारत में आईपीसी के तहत देखिए ये जो प्रकार बताया जाएगा सबके लिए नहीं, इसके लिए केवल आईपीसी। अब अध्याय बता दिया जाए, अध्याय 3 चल रहा है, धारा 53 से लेकर 75 दंडों के विषय में, यानी कि पनिशमेंट के विषय में। जहाँ तक भारत की बात है, भारतीय आईपीसी की धारा 53 में यानी कि 53 में आपका मूल रूप से, यानी कि जब आईपीसी बनी थी 6 प्रकार के दंड के प्रावधान थे। हाँ देखिए कल वाला क्वेश्चन भी बता दिया जाए भाई, आईपीसी की धारा 40 में अब तक 5 बार संशोधन हुआ है, 6 बार नहीं, 5 बार ही हुआ। ये भाई कल एक और डिस्प्यूट हो गया था, फिर से एक बार देखा गया, और आपका अभी तक 5 बार ही हुआ है। देखिए फिर आपका दंड की जहाँ तक बात है, आईपीसी की धारा 53 में जो दंड के विषय में प्रावधान है, पहला दिमाग में बैठाइए। जो धारा 53 में हम दंड के बारे में बताएंगे, ये दंड केवल और केवल आईपीसी के तहत आपका आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दिया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अन्य विधियों में अन्य दंड हो सकते हैं, अन्य विधियों में अन्य दंड हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम दंड के प्रकार बताएंगे, इसके अलावा भी अन्य कानूनों में दंड हो सकते हैं। अब अन्य कानून कम से कम 1-2 बताया जाए, जैसे कि तड़ीपार करना। तड़ीपार का मतलब क्षेत्र से बाहर करना, यानी कि सीमा से क्या कर देना, बाहर, यानी कि किसी विशिष्ट सीमा से किसी व्यक्ति को बाहर करना, इसी को तड़ीपार कहते हैं। और आईपीसी में तड़ीपार का वर्तमान में प्रावधान नहीं, लेकिन कुछ कानूनों में आज भी विद्यमान है, और वह कानून है SC/ST एक्ट। अगर SC/ST एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति उतावला है कि हम अत्याचार के अपराध करेंगे SC/ST के प्रति, तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि अधिकतम 2 साल तक इनको इस एरिया से क्या किया जाए, क्षेत्र से बाहर रखा जाए। लेकिन आईपीसी में अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं। आइए दंड के जो 6 प्रकार होगा, ये पहला क्वेश्चन, जब आईपीसी बनी थी या मूल आईपीसी में
दंड के कितने प्रकार उल्लिखित ये क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि मूल आईपीसी में दंड के 6 प्रकार दिए गए थे। यानी कि जब लॉर्ड मैकाले आईपीसी बनाया तो उस समय उसने 6 दंड के 6 प्रकारों को रखा था। ऐसे ही क्वेश्चन आपका संविधान से बनता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थे, तो आपका 8 थी और अब अनुसूचियों की संख्या बढ़ा दी गई है 12। लेकिन मूल आईपीसी में दंड के कितने प्रकार थे? 5-6 थे, लेकिन दंड की संख्या घटा दी गई है। अब कितने प्रकार रह गए हैं? 5। तो ये पूछा जाए कि आईपीसी के तहत कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं, उनकी संख्या क्या है? तो 6 वर्तमान में नहीं मारना है। कितना? 5 को क्रमवार पढ़िएगा। क्रमवार पूछा गया है। देखिए पहला धारा आपका 53 में पहला दंड का प्रकार है मृत्यु दंड, यानी कि डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड है। आपका दूसरा जो प्रकार है आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास है। तीसरा जो आपका है आजीवन निर्वसन, आजीवन निर्वसन, आजीवन निर्वसन पर मूल बताया जा रहा है किसी में। फिर चौथा है आपका इम्प्रिजमेंट यानी कि कारावास, जो या तो सादा हो सकता है या कैसा हो सकता है, कठोर हो सकता है। 5वां प्रकार है संपत्ति जब्ती, फॉर्फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति क्या जब्ती या समपहरण। और 6वां प्रकार है फाइन या जुर्माना, फाइन या जुर्माना। यानी कि मूल आईपीसी में ये 6 प्रकार के दंड थे। लेकिन 1949 ईस्वी में जब भारत आजाद हो गया तो ऐसी दशा में इन दंडों में से आपका एक दंड निश्चित कर दिया गया। तो अब पूछा खंडवार याद रखिएगा भाई टेक्निकल, कौन सा दंड का प्रकार निश्चित है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा निश्चित है? तीसरा। और याद रखिए दूसरा क्वेश्चन बीएचयू लेवल में बना है कि कब निश्चित किया गया? 53 से 1949। तीसरा क्वेश्चन आपका यूपीएफपीओ में कि आजीवन निर्वसन के बारे में क्या व्यवस्था आईपीसी में की गई? तो 53A पढ़ाया जाएगा, यानी कि यहाँ से इसे रिपील किया गया, समाप्त किया गया। 1949 सन याद रखिएगा और एक नई धारा जोड़ी गई, कौन सी? 53 है जो एपीओ मेंस में भी आईपी बताया जाएगा। पहले 53 हो जाए, अभी तो आप 53 हो जाए यही बड़ी बात, क्योंकि इसी में समय लगता है भाई। अब आइए आपका तीसरा दंड निश्चित है। तो अगर तीसरा दंड हटा दिया जाए तो वर्तमान में 5 ही दंड बचते हैं। यानी कि वर्तमान समय में आईपीसी के तहत अपराधों में इन 5 में से एक या एक से अधिक दंड अभियुक्त को दिया जा सकता है, ये याद रखें। अब आपका आया कि भारत में कौन दंड का प्रकार नहीं। देखिए अब आपका जो इस समय आपका तमाम लोग करा रहे हैं टेस्ट भी, तो टेस्ट में आपका देखिए पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन हम भी देखते रहते हैं भाई। टेस्ट में आपका जो आसान क्वेश्चन वह पेपर में लोग दे रहे हैं और लड़का 100 में 90 करके आ रहा है। टेस्ट देने वाले भी खुश, चलो क्या हुआ भाई 90 करके आ, लड़का भी खुश, तो हमने तो क्या मार दिया 90 पार कर गया। मैं अर्थात महामंडलेश्वर की उपाधि मैंने धारण कर ली। 5 टेस्ट में 90 से क्या पाया। और जैसे ही टेक्निकल क्वेश्चन आ गया
एग्जाम में पूरा टेस्ट क्या हो गया, यूपीएससी में भी ऐसा ही हुआ। खूब लोग टेस्ट दिए और टेस्ट कोई काम नहीं आया। काम आया यहाँ जो दिमाग में भरा जाता है वही काम आया। तो पोथी पतरा काम नहीं आएगा, काम आएगा आपका यहाँ जो लेक्चर सुनकर कहाँ बैठाएंगे दिमाग में। वो पोथी पतरा कभी नोट तो हमारे पास भी आज तक मैं नहीं पढ़ पाया, दिल्ली से दौड़ता बात था, लेकिन भाई दिमाग में बैठाई और कोई उपाय नहीं इसके अलावा। देखिए आगे बढ़े। अब आपका मॉडल नया नया जो इस समय पूछे जा रहे हैं वो भी भाई जरूरी नहीं तो कहेंगे लोग कि सब से बताए नहीं थे। देखिए आपका भारत में कौन दंड का प्रकार आईपीसी में नहीं, तो कोड़े मारना, बताइए क्या कोड़े मारना दिया गया है? इन 5 में कोड़े मारना कहीं है? दे देगा नदी में पत्थर बांध कर फेंक देना, दिया है इसमें। और आपका लैला मजनू जैसे पत्थर मारना, तो पत्थर मारना दिया है क्या? या दे देगा आपका विष देना, मैंने वो तो मिलकर में बताया जाएगा। तो पत्थर मारना, कोड़े मारना, क्या कोड़े मारना दिया है इसमें? तो दे देगा कौन भारत में दंड का प्रकार नहीं है? देखिए सबसे आसान क्वेश्चन, जुर्माना, संपत्ति जब्ती यानी समअपहरण, फ्यूचर, कारावास और कोड़े मारना। कोड़े मारना प्रकार नहीं है। यहाँ दे देगा खौलते तेल में क्या कर देना, डुबो देना, वो भी दंड का प्रकार नहीं है। अंग्रेजों के समय था आपका मजिस्ट्रेट कोड़े मारने का आदेश देते थे, लेकिन अब हमारा मानवाधिकार मूल अधिकार है, अंग्रेजों का जमाना चला गया। जैसे कि चंद्रशेखर आजाद जी को ही मैंने मजिस्ट्रेट ने कहा कि 15 कोड़े क्या करे, 15 था ना, मैंने इनको कोड़े मारा जाए सार्वजनिक जगह पर, ताकि ये भारत की आज़ादी का भूत क्या हो जाए, भूल। तो अलग बात है। यानी कि ये सब वर्तमान में दंड के प्रकार भारत में नहीं। आईपीसी के तहत अब इसको हम डिटेल अलग बताएंगे भैया, जीवन निर्वासन, तो इसको भी छोड़ दीजिए। भारत में वर्तमान में दंड का जो प्रकार है 5 है। अब इन्हीं 5 प्रकारों को एक एक करके चलना है। इसके पहले कि इन 5 प्रकारों को बताया जाए, पहले दंड के कुछ सिद्धांत हैं उनको एक एक लाइन कम से कम बता दिया जाए, तो आगे बताया जाएगा जो स्टूडेंट्स में ज़्यादा चलता है। दंड क्यों दिया जाए, यानी कि दंड देने का उद्देश्य क्या, ये पूछा जाता है। जहाँ तक दंड देने के उद्देश्य की बात है, दंड देने का उद्देश्य क्या होता है, तो आपका सामान्य ने दंड के 5 सिद्धांतों का वर्णन किया है, नोट्स में है भाई। 5 सिद्धांत बताए हैं, अर्थात 5 ऐसी बातें बताई हैं जिसके कारण अपराधी को दंडित किया जाता है। पहला प्रतिशोधात्मक थ्योरी, यानी कि प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, एक्सपेक्टरी इंग्लिश वर्जन में रिट्रीब्यूटिव थ्योरी है भाई, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत यानी कि रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखिए क्या करके आपका क्यों दंड दिया जाए ये मैं बता रहा हूँ। और यहाँ से पिछली बार यूपीजे में आया, कौन क्वेश्चन आया है वो भी मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन यूपीजे में आया तो भाई 5 में से आपका ये पूछा गया था, मैंने हम बताएंगे मॉडल आने दीजिए उसको, तब भाई अभी नहीं है तो बीच में। पहला रिट्रीब्यूटिव थ्योरी यानी कि प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत
बदला लेने की भावना पर आधारित, अर्थात बदला लेने की भावना पर कौन सा दंड का सिद्धांत आधारित है? प्रतिशोधात्मक, यानी कि प्रतिशोध लेना। ये सिद्धांत आपका प्राचीन काल में मान्य था। याद रखिए, प्राचीन काल में ये सिद्धांत मान्य था। अब प्राचीन काल में कबीले होते थे, यानी कि कुछ व्यक्तियों का समूह होता था। यदि एक कबीले के लोग दूसरे कबीले के किसी व्यक्ति की हत्या कर देते थे, तो दूसरे कबीले वाले तब तक नहीं शांत बैठते थे जब तक कि पहले कबीले वाले एक व्यक्ति की कम से कम हत्या न हो। यानी कि इसको कहते हैं आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, अर्थात टिट फार टैट। टिट फार टैट यानी कि जैसा को तैसा, यानी कि 2 लाठी मारा है तो बदले में भी क्या मारा जाए? 2 लाठी। आँख फोड़ दिया है तो उसकी भी क्या फोड़ दी जाए? आँख। लेकिन धीरे धीरे समाज में विकास हुआ और जो दंड देने की क्षमता समाज खुद अपने हाथों में लिया था, वह दंड देने का आपका जो अधिकार है वह राज्य ने ले लिया। यानी कि धीरे धीरे समाज का विकास हुआ और जो बदला लेने की भावना थी वह बदली और समाज से ये अधिकार किसने ले लिया? राज्य। अर्थात इसका मतलब कि राज्य का दायित्व बन गया कि वह अपराधियों को सजा दिलवाए। तो आपका बता दिया जाए, वर्तमान में जितने कानूनी या जितने CRPC में संज्ञेय अपराध हैं, सभी अपराधों में अभियोजन यानी कि प्राधिकूषण कौन चलाता है? तो राज्य चलाता है, सरकार चलाती है, आप नहीं। जैसे कि हाथरस कांड है तो मुकदमा कौन अभियुक्तों पर चलाएगा? स्टेट चलाएगा, पीड़िता नहीं, पीड़िता के घर वाले नहीं। क्यों? क्योंकि आपका अवदंड देने का अधिकार आपका बदले की भावना पर नहीं आधारित है, इसने अपने ऊपर ले लिया है राज्य। क्योंकि राज्य का ये कर्तव्य है कि व्यक्तियों के जान माल की सुरक्षा करे और अभियुक्तों को क्या दिलवाए। अलग बात है कि राज्य इसमें भी बदमाशी करता है, वो अलग बात है, पर उससे मतलब नहीं। दूसरा देखा जाए सिद्धांत भाई, दूसरा प्रायश्चितात्मक सिद्धांत या एक्सपेक्टरी थ्योरी। प्रायश्चितात्मक सिद्धांत, एक्सपेक्टरी थ्योरी, ये सिद्धांत आपका बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आपका राजस्थान में ये क्वेश्चन बना था, तो बिहार में भी चांस है, क्योंकि भाई कुछ क्वेश्चन तो रिपीट करेगा। देखिए प्रायश्चितात्मक सिद्धांत क्या कहता है? प्रायश्चितात्मक सिद्धांत ये कहता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। प्रायश्चितात्मक सिद्धांत के अनुसार सजा इसलिए दी जाती है ताकि व्यक्ति जब आपका एकांतवास में रहेगा तो अपने द्वारा किए गए कुकर्मों पर पुनर्विचार करेगा। पुनर्विचार करेगा का मतलब कि गहन आपका मंथन करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि गहन मंथन करते करते उसका मन क्या हो जाएगा? शुद्ध, यानी कि उसका मन शुद्ध हो जाएगा। और जब उसका मन शुद्ध हो जाएगा तो उसे जेल से छोड़ा जाए और समाज में एक अच्छे इंसान का जीवन क्या करेगा? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आत्मचिंतन का सिद्धांत या प्रायश्चितात्मक सिद्धांत, आत्मज्ञान का सिद्धांत, यानी कि आपका
आत्मज्ञान में जलकर उसका मन एक समय बाद क्या हो जाएगा, स्वच्छ। ये सिद्धांत कहता है। इसके लिए चूंकि आत्मचिंतन कराना है, यानी कि आत्मचिंतन आदमी बीच में 10 लोगों पे नहीं करता, बल्कि एकांतवास में करता है। जैसे कि आप कमरे में जाएंगे तो खूब आत्मचिंतन, चिंता नहीं करना है भाई, और खतरनाक चिंतन करिए, चिंता नहीं। चिंता बड़ी खतरनाक चीज होती है और अकेले में और चिंता लोग करते हैं। जब मैं हूँ तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं कि चिंता करने आप चिंतन करिए, मनन करिए, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सुधारा जाए, ये चिंतन मनन करिए। तो चिंता खतरनाक होती है, चिंतन मनन ही अच्छा होता है। तो देखिए आपका, क्योंकि चिंतन मनन तभी हो सकता है कि जब व्यक्ति क्या हो, एकांत। और एकांत में रखने के लिए आईपीसी में प्रावधान किया गया है और वही क्वेश्चन बना था कि आत्मचिंतन का सिद्धांत या आत्मग्लानि का सिद्धांत या प्रायश्चित्तात्मक सिद्धांत एक्सपेक्टरी थ्योरी भारत के अपने आईपीसी में किस धारा में समाहित की गई है। तो 2 धारा मानिएगा, ये 73 और 74। फिर मैं बता दूं, आत्मज्ञान का सिद्धांत आईपीसी की किस धारा में है, 73 में, और किस में, 74। फिर एक बार तीसरी बार बताया जा रहा है, आत्मचिंतन का सिद्धांत किस धारा में है, आईपीसी की धारा 73 और 74। क्वेश्चन आया था, पहली बार क्वेश्चन आपका राजस्थान ने बनाया, आगे भी क्वेश्चन बनने का चांस है, नया क्वेश्चन। आइए आत्मचिंतन पर एक उदाहरण देखना है। देखिए कभी का ये होता है कि अगर व्यक्ति को एकांतवास में, बताया जाएगा 73-74 वाला बात, एकांतवास में लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि व्यक्ति वही आत्महत्या कर ले, चिंता करते करते, या उसका दिमाग भी चिंता करते करते क्या हो सकता है, डिस्टर्ब। अतः लंबे समय तक एकांतवास में छोड़ा नहीं जाता। अब ये जैसे दिल्ली कांड हुआ, दिल्ली कांड का जो अभियुक्त था राम सिंह, वह अंडर ट्रायल ही आत्महत्या कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि चिंतन मनन किया और अपने कर्मों पर पछताया और पछताकर अपनी जान को क्या किया, त्याग दिया। और 4 को तो भाई अलग बात है कि फांसी पर लटकाया गया, यानी कि, और एक आत्महत्या ही कर लिया और एक लड़कपन का क्या ले लिया, बचा। अगला देखिए आपका दूसरा सिद्धांत हो गया। तीसरे सिद्धांत पर आया जाए। तीसरा सिद्धांत प्रतिरोधात्मक थ्योरी, यानी कि डिटरेंट, प्रतिरोधात्मक थ्योरी, डिटरेंट थ्योरी। डिटरेंट थ्योरी क्या है? प्रतिरोधात्मक, याद रखिए, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत क्या कहता है? प्रतिरोधात्मक सिद्धांत इस भावना पर आधारित है या इस सिद्धांत पर आधारित है कि दंड इतना क्रूर होना चाहिए कि समाज में एक संदेश जाए कि अगर समाज में यह संदेश जाना चाहिए कि अगर मैं ऐसा कार्य करता हूँ तो मुझे भी ऐसा ही दंड दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यह सिद्धांत एक इलिस्ट्रेशन, दृष्टांत या उदाहरण प्रस्तुत करता है कि अगर उदाहरण स्वरूप ये दंड दिया जाता है, और आपका उदाहरण स्वरूप इसलिए दिया जाता है कि आगे आने वाली पीढ़ियां सबक ले और ऐसा अपराध न करें। इसमें क्रूर से क्रूरतम तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे सार्वजनिक रूप से चौराहों पर पत्थर मारना, और आपका कौन लैला मंदिर है,
गाना भी बना है कि सार्वजनिक रूप से आपका पत्थर मारा जाता है, तो सार्वजनिक रूप से पत्थर मारकर मृत्यु क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है ताकि जो समाज है वह देखे कि अगर आगे कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा तो उसके विरुद्ध भी किसी चौराहे पर ऐसा ही सलूक किया जाए। याद रखें, यानी कि यह जो दंड का प्रकार है एक दृष्टांत उत्पन्न करता है, उदाहरण नजीर बनता है कि उसको ऐसा दंड उस अपराध में दिया गया, अतः हम लोग ऐसा अपराध न करें कि हमें भी चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दिया जाए या पत्थर मारा। तो ये दंड का जो प्रकार है ये भी मान्य है, दृष्टांत उत्पन्न करना। और आपका चौथा है निरोधात्मक या निवारणात्मक। चौथा सिद्धांत है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी का मतलब ये हुआ निवारक सिद्धांत। तो निवारक का काम क्या होता है? निवारण करना। निवारक सिद्धांत ये इस बिंदु पर आधारित है कि न ही वह व्यक्ति समाज में रहेगा और न आगे अपराध करेगा। यानी कि जो निवारक प्रावधान है इस सिद्धांत पर आधारित है कि न बांस रहेगी और न बांसुरी बजेगी। समाज में क्या माने समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर ध्यान नहीं देता, यानी कि व्यक्ति पर ध्यान देता है। और पिछला सिद्धांत किसके संरक्षण पर? समाज। और डिटरमिनिस्ट आपका प्रिवेंटिव थ्योरी या निवारक सिद्धांत समाज पर नहीं ध्यान देता, बस व्यक्ति पर ध्यान देता है कि न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, अर्थात न तो यह अपराधी जिंदा रहेगा और न ही अपराध करेगा। समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा इससे कोई मतलब नहीं, याद रखिए इस सिद्धांत। और सबसे अच्छा सिद्धांत जो पिछली बार यूपीजे में बना है वह है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी अर्थात सुधारात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत अच्छे से समझिए। मॉडल क्या बना था? पहला आपका माने दंड के आईपीसी में बना भाई पिछली बार ये दंड के सिद्धांतों में सबसे उत्तम सिद्धांत कौन है? वो आपका जवाब रहेगा रिफॉर्मेटिव थ्योरी। फिर आपका पूछा जा सकता है कि कौन सा दंड का सिद्धांत अपराधियों के प्रति उदारता बरतने की वकालत करता है या अपराधियों के प्रति उदारता का व्यवहार करने की माने इच्छा व्यक्त करता है, वकालत करता है। तो सुधारात्मक सिद्धांत एक पूछेगा कौन सा सिद्धांत अपराधियों के मानवाधिकार मूल अधिकारों को प्रश्रय देता है, तो कौन बताएंगे? सुधारात्मक। कौन सा सिद्धांत अपराधी को रोगी मानता है? सुधारात्मक। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी के प्रति उदारता बरती जाती है, सुधारात्मक। देखिए सिद्धांत क्या है भाई? सबसे अच्छा सिद्धांत वर्तमान में है, मैं बता दूं। देखिए जिस प्रकार एक व्यक्ति बीमार पड़ता है और जब वह बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर अपने अस्पताल में कुछ दिनों तक उसे भर्ती करता है और भर्ती करने के बाद दवा दारू करता है, दारू नहीं करता, दवा करता है और निकल जाता है मुझसे रोटा वोटा खाना पीना, तो दवा दारू निकल जाता है लेकिन दारू नहीं दवा। डॉक्टर साहब दारू पी के ऑपरेशन करते हैं। अब बिना वो दिक्कत है, बिना मैंने लिए हुए ऑपरेशन करना मुश्किल है, तो 90% डॉक्टर क्या करते हैं? अपना 2 बूंद जिंदगी का लेते हुए और पूरा शरीर फाड़ देंगे और फाड़ कर बुलाएंगे घर वालों को कि देखो शरीर फट गया है, 2 लाख और लाओ,
ब्लड लाओ, नहीं तो तुम्हारे पिताजी कहाँ पहुँच जाएंगे। ऊपर 2 फुट की व्यवस्था भी करनी है, यहाँ से व्यवस्था वहाँ से व्यवस्था, बहुत ये सब डॉक्टर करते हैं। अलग बात तो सामाजिक बात होता है, कह रहे भाई हमें उससे मतलब नहीं है, मेन मुद्दे पर आए। डॉक्टर अपना भर्ती किया अस्पताल में, भर्ती करके कुछ दिन तक दवा किया और जब रोगी ठीक हो गया तो अस्पताल से अपने घर गया और सामान्य काम काज क्या हुआ करने लगा। तो जो सुधारात्मक सिद्धांत या रिफॉर्मेटिव थ्योरी है आपका, ये सिद्धांत इस बात को बल देती है कि अपराधी भी एक रोगी होता है और उस रोग का इलाज जेल होता है। अपराधी को जेल में कुछ समय तक रखा जाए, उसे नैतिक शिक्षा दी जाए, टेक्निकल शिक्षा दी जाए, कुछ सुख सुविधा प्रदान किया जाए, पढ़ाई लिखाई उसको करवाया जाए और प्रवचन दिया जाए। आपका बाबाओं जैसे प्रवचन भी दिलवाया जाए और इसलिए प्रवचन नाटक भी करवाया जाए। संजय दत्त जैसे नाटक को खेलते रहता जी, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि कैदी में सुधार हो जाएगा और जब सुधार हो जाएगा तो कैदी को जब रिहा किया जाएगा तो समाज में एक सब इंसान की तरह वह अपना जीवन व्यतीत करेगा। इसीलिए तमाम जेलें मैं बता दूं, विश्व में भी बन रही जेलें, मॉडल जेल बनती है। मॉडल जेल यानी कि प्रशिक्षण देना, पढ़ाई के लिए उत्सुक करना, तमाम सुविधाएं। और भारत में पहली बार किरण बेदी ने तिहाड़ जेल को इस तरीके से बनाया और तमाम कैदियों का जीवन सुधरा। लेकिन लग गया तो बहुत समस्या है, कुछ कैदी सुधर जाएंगे, कुछ हैबिचुअल होते हैं। हैबिचुअल माने आदतन अपराधी, आदतन माने अभ्यासिक अपराधी। तो अभ्यासिक अपराधी के बारे में सीआरपीसी में भी जानना है। बेटा माने बाप 10 नंबर, बाप 1 नंबरी, तो बेटा कितना नंबरी 10, यानी कि बाप ने एक साथ मारा तो बेटा कितना मार दिया 10, इसमें कोई शक नहीं है। तो वही आपका कौन सी धारा है 10 नंबरी सीआरपीसी 110 आपका 10 नंबरी है आभासी अपराध। कुछ ऐसे हैबिचुअल अपराधी होते हैं, लाख सुधारिए वो सुधरेंगे नहीं। जैसे ही जेल से छूटेंगे वह अपना अपराध करेंगे, फिर जेल जाएंगे, फिर वकील साहब आएंगे, फिर अपराध, भाई ये करते रहते हैं। अब इनके लिए ये सिद्धांत काम ही नहीं करता। और दूसरी आलोचना यानी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। तो जिस प्रकार हैबिचुअल अपराधी होते हैं वह भी कभी सुधर नहीं। और दूसरा आलोचना ये की जाती है कि जब जेल में सब सुख सुविधा मिल ही जाएगी तो कौन बाहर रहना चाहेगा। गरीब दुखी अपराध करेंगे और कहेंगे कि क्यों रिक्शा चलाएं, बाप बच्चों को खुद ही खा रहे हैं, बूढ़े हो ही गए हैं, अपराध करके जेल में जाएं, अपना अच्छा भोजन मिलेगा, सारी सुख सुविधा मिलेगी, यहाँ तक कि बाबा द्वारा क्या मिलेगा, प्रवचन भी मिलेगा, टीवी भी देखने को क्यों जाए। यानी कि अगर सुख सुविधा का अड्डा ही बना दिया जाए तो आपका कर सकते हैं कौन बाहर रहेगा, जाकर वहीं अपना क्या करे, कबाब खाने और क्या भाई। तो ऐसी दशा में आलोचना भी है, लेकिन आलोचनाओं के बावजूद भी ये सिद्धांत सबसे उत्तम या बेस्ट सिद्धांत वर्तमान है, क्योंकि अपराधियों के प्रति इसका बर्ताव करता है खुदा। सबसे अच्छा सिद्धांत माना जाता है वर्तमान समय। इस प्रकार दंड के 5 सिद्धांत यानी कि दंड क्यों दिया जाता है, इस विषय पर हमने अभी चर्चा की। अब आइए आपका दंड के प्रकार पर देखा जाए। पहला प्रकार क्या है, डेथ सेंटेंस या मृत्यु। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपका बनता है, निश्चित रूप से क्वेश्चन का मॉडल क्या बनेगा, वो मेरा कर्तव्य है पढ़ाना,
लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि इस सभी को क्या करिएगा, याद रखिएगा। तो सबसे पहले मृत्यु दंड के लिए हम संविधान में देखते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन ये बनता है, क्या भारत में मृत्यु दंड देना कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है कि नहीं? यानी कि क्या भारत में मृत्यु दंड दिया जा सकता है? पहला क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपका आर्टिकल 21 थोड़ा कवर करिए। आर्टिकल संविधान का कौन सा अनुच्छेद आप कौन पढ़ा रहे हैं? पहले 21, क्योंकि संविधान से शुरू करना है मृत्यु दंड को। हमें पहले मृत्यु दंड को बता दिया जाए तो आपका मृत्यु दंड का मतलब हुआ किसी के जीवन को छीन लेना, प्राण को हर लेना या जीवन समाप्त कर देना। फिर याद रखिए, मृत्यु दंड का मतलब क्या हुआ? किसी के प्राण को हर लेना, छीन लेना या जीवन समाप्त करना। तो क्या भारत में किसी के लाइफ को छीना जा सकता है या क्या किसी के जीवन से वंचित किया जा सकता है? अर्थात क्या भारत में मृत्यु दंड दिया जा सकता है? और तो ऐसी दशा में आपका संविधान का अनुच्छेद 21 सुसंगत। देखिए, जहाँ तक संविधान के अनुच्छेद 21 की बात है, अनुच्छेद 21 में सबसे छोटा अनुच्छेद है संविधान का, मूल अधिकार का, मात्र और मात्र 18 शब्द है। जाकर गिनिएगा बैलेट में, जाकर आप गिनिएगा 21 में कितने शब्द हैं, कितने हैं? 18। लेकिन इन 18 शब्दों की सुप्रीम कोर्ट ने निर्वचन किया है, व्याख्या किया है, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए, लेकिन कहीं भी संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित नहीं। तो केस के माध्यम से ज्यादातर मूल अधिकारों को कहाँ प्रदान करते जा रहे हैं? तो दो ही आपके अनुच्छेद ज्यादा पापुलर 3 है, 14 रहते हैं, 19 रहता है और 21 रहता है। तो 21 बताने में एक हफ्ता लगता है, क्योंकि इतने अधिकार है फिर भी समाप्त नहीं होता संविधान। यानी कि आर्टिकल 21 में कहा जाता है किसी भी व्यक्ति के प्राण यानी कि लाइफ, जीवन और दैनिक स्वतंत्रता यानी कि शारीरिक स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति के जीवन और शारीरिक, किसी व्यक्ति को उसके जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। तो वंचित किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कैसे किया जाएगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी कि क्या भारत में किसी व्यक्ति के प्राण को छीना जा सकता है? नहीं छीना जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद अनुमति देता है? 21। लेकिन क्या करके? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया? जापान। अमेरिका ना मार दीजिएगा, अमेरिका में आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, विधि की सम्यक प्रक्रिया बताया जाएगा संविधान में। वहाँ इतना लंबा नहीं दे सकते, बहुत लंबा चल जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर भारत में किसी व्यक्ति के जीवन को छीना जा सकता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत। ये हमारा संविधान बताता है। कौन सा अनुच्छेद? 20। इस बात को चैलेंज किया। इधर आगे बढ़िए, बार इस बात को चैलेंज किया गया और आपका चैलेंज किया गया जगमोहन के केस में। तो पहला केस याद रखना है, जगमोहन सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, या 1973 सुप्रीम कोर्ट। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट,
1973 सुप्रीम। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज किया गया कि हजूर भारत में मृत्यु दंड देना ये वैध नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैध है, भारत में मृत्यु दंड दिया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद अनुमति देता है? ये हमने संवैधानिक पहलू पर ध्यान दिया। दूसरा आपका देखना है कि कौन न्यायालय मृत्यु दंड की सजा देने में सक्षम, यानी कि कौन ऐसा न्यायालय, मोबाइल थोड़ा वाइब्रेट कर लीजिए या मत कर दीजिए भाई। देखिए भारत में कौन सा न्यायालय मृत्यु दंड देने में सक्षम है या मृत्यु दंड दे सकता है, इस बिंदु पर अब एक बिंदु को क्या करना, मृत्यु दंड का निकालना है। बहुत बिंदु है भाई, एक नहीं बहुत क्वेश्चन बनते हैं। भारत में मृत्यु दंड देने की क्षमता किन न्यायालयों को है? तो आप बताइए। उच्चतम न्यायालय मृत्यु दंड दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट कौन है? और विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश देने की क्या रखता है? अब कोई पूछ ले कि किस धारा में कहा गया, इसके लिए धारा की आवश्यकता नहीं है। जितने कानून हैं सब कानून की शक्ति कहाँ समाहित है हमारे? तो सुप्रीम कोर्ट में। ये न कहेगा कि सीआरपीसी में कहा है, ये इनहेरेंट पावर है। अब आइए दूसरा क्या था, देख के भाई चलते रहना है। अगर उच्चतम न्यायालय किसी अभियुक्त को मृत्यु दंड देता है तो क्या कहीं से उसकी पुष्टि होनी चाहिए? यानी कि क्या उसकी बात भी, माने क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा कि और कहीं से उसका होके यानी कि पुष्टि या समर्थन होना चाहिए? तो आपका जवाब रहेगा उच्चतम न्यायालय के निर्णय की संपुष्टि की कहीं कोई प्रावधान नहीं। हाँ ये है कि क्षमादान के लिए जा सकते हैं, वो पुष्टि नहीं है। क्षमादान के लिए अपराधी जाए न जाए उसकी इच्छा पर है। अभी हम बताएंगे कि आपका क्षमादान के लिए नहीं गया, उसको भाई लटका दिया गया फांसी पर, अलग बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब फांसी की सजा दे दिया और आप क्षमादान के लिए राष्ट्रपति के पास नहीं गए, यानी कि कहीं कोई पुष्टि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा कोर्ट कौन है? दूसरा देखिए उच्च न्यायालय। अब क्या उच्च न्यायालय मृत्यु दंड दे सकता है कि नहीं? तो उच्च न्यायालयों को भी मृत्यु दंड या डेथ सेंटेंस देने की शक्ति प्राप्त है। अब समस्या ये आई कि ये शक्ति जरूर सीआरपीसी में दी गई है, तो तुरंत सीआरपीसी की वह धारा ऐड करेंगे जहाँ की उच्च न्यायालय को ये पावर है कि वह मृत्यु दंड भी दे सके। तो सीआरपीसी की कौन सी धारा ऐड करेंगे? 28, यानी कि सीआरपीसी की कौन सी धारा? 28। सीआरपीसी की धारा 28 में उच्च न्यायालय को पावर दिया गया है कि वह विधि द्वारा प्रेस्क्राइब या विहित कोई भी दंडादेश दे सकता है, यदि वह मृत्यु दंड भी दे सकता है। अब यहाँ से के दो लोग भ्रम में आ जाते हैं। अगर उच्च न्यायालय मृत्यु दंड दिया है तो क्या उसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट द्वारा होनी आवश्यक है? नहीं। यानी कि अगर अभियुक्त अपील में सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो जाए, नहीं जाता तो जो 90 दिन अपील का समय है बीतते ही आपका मृत्यु दंड का काम शुरू हो जाएगा। डेथ वारंट या ब्लैक वारंट जारी करना और फांसी पर क्या किया जाएगा? लटका दिया जाएगा। हाँ अगर अभियुक्त के पास पैसा नहीं है तो राज्य
अभियुक्त को अधिकार बताएगा, फ्री में कागज पत्थर देगा और अपील भी करवाएगा, अधिवक्ता भी देगा। जैसे हमारे निर्भया कांड में एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट तक लड़े और भले हार गए हो, लेकिन सरकार के खिलाफ ही लड़ते थे और सरकार उनको क्या देती थी लड़ने का पैसा। क्योंकि फ्री लीगल एड एक फंडामेंटल राइट, यानी सरकार के पैसे से ही सरकार के विरोध में क्या करिए, आवाज उठाइए। ये आपका नियम तो अलग बात है, उसको बताया जाएगा, पहले आगे देखा जाएगा। अगर उच्च न्यायालय मृत्यु दंड देता है तो कहीं किसी द्वारा पुष्टि की आवश्यकता नहीं। उच्च न्यायालय मृत्यु दंड दे सकता है, ये सीआरपीसी की धारा में उसे शक्ति प्रदान की गई है। तो कौन सी सीआरपीसी की धारा है? 20। तीसरा ये न्यायालय देखा जाए नीचे आए भाई, दो और न्यायालय हैं भारत में जो मृत्यु दंड की सजा दे सकते हैं। याद रखिए, कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय, और दूसरा एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि अपर या अतिरिक्त सत्र न्यायालय। यानी आपको समझना थोड़ा, सत्र न्यायालय और दूसरा कौन है? अपर सहायक करते हैं। हाँ, अपर या अतिरिक्त कहा जाता है, अपर या अतिरिक्त सत्र न्यायालय, यानी कि सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन जब कर दीजिएगा तो ये भी में आया था। शुद्ध नाम क्या है? कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायालय। या दूसरा कौन है? अपर या अतिरिक्त सत्र न्यायालय, यानी कि एडिशनल, आपका एडिशनल। तो अपर या अतिरिक्त सत्र न्यायालय मृत्यु दंड दे सकता है और सत्र न्यायालय दे सकता है। पहला क्वेश्चन ये आया कि सीआरपीसी की धारा में इन्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति प्राप्त है, तो आपका सीआरपीसी की धारा 28 ही है। यानी कि कौन सी धारा? हाई कोर्ट के लिए भी कौन सी धारा हमने बताया था? 28। और कोर्ट ऑफ सेशन और एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन के लिए भी कौन सी धारा? लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय या अपर सत्र न्यायाधीश अगर मृत्यु दंड देते हैं तो एक आपका प्रतिबंध है, मृत्यु दंड को तब तक लागू नहीं कराया जाएगा, यानी कि मृत्यु दंड को तब तक निष्पादित नहीं कराया जाएगा जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा उसकी क्या न हो जाए। तो किसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंड का उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि होनी आवश्यक है। तो दो न्यायालय याद रखें, कौन देता है? तो सत्र न्यायालय और कौन? अतिरिक्त या अपर, एक ही सत्र न्यायालय। तो पुष्टि करा दिया जाए भाई। आपका पुष्टि के लिए ध्यान से देखिए, 366, 367, 368, 369, 370, 300 बताया जा रहा था आपका कौन न्यायालय मृत्यु दंड दे सकता है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका ये बताया जा रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट मृत्यु दंड देता है तब क्या होगा? कहीं कोई पुष्टि की आवश्यकता नहीं। अगर उच्च न्यायालय देता है तब भी कहीं किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर दो न्यायालय जो सक्षम है, निचले न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ सेशन और एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, अगर ये लोग मृत्यु दंड देते हैं तो आपका पुष्टि की आवश्यकता है। यानी कि ये लोग अगर फांसी की सजा देते हैं तो अपराधी को तब तक फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा जब तक कि हाई कोर्ट उस
फांसी की सजा को पुष्ट न कर दे, ओके न कर दे, अर्थात प्रमाणित न कर दे, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कि हाई कोर्ट ये न मान ले कि ये फांसी की सजा सही। अब इसी को आपका 6-7 धारा फिर सीआरपीसी तैयार करना है। एक क्वेश्चन लगभग निश्चित तौर पे बन जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मैं फिर बताता हूँ, अच्छे से इसको तैयार रखना है। 366 का टाइम याद रखना रहता है, 366 से लेकर 371। क्वेश्चन का मॉडल कैसे बना है और कैसे नहीं बना है, और आपका वो भी समझना है, और आपका लेखनी का सिद्धांत भी इधर है, और इसको एविडेंस से भी जोड़कर चलना है। तो एक एक धारा को आपको बताया जाए। पहली धारा 366 यानी कि 366 सत्र न्यायालय या अपर सत्र न्यायालय उच्च न्यायालय को मृत्युदंड की पुष्टि के लिए पूरा फाइल भेज देता है, यानी कि भेजना। तो पहला क्वेश्चन यही बना है कि इस धारा के तहत मृत्युदंड की पुष्टि के लिए हाई कोर्ट को भेजा जाता है। तो सेक्शन याद रखिएगा, उत्तराखंड में बन चुका है। वह धारा है 366 सीआरपीसी। जब उच्च न्यायालय के पास मामला यानी कि फाइल पहुंच गई तो उच्च न्यायालय चाहे तो धारा 367 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है या निचले न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने का निर्देश दे सकता है। तो इस धारा के तहत उच्च न्यायालय या तो स्वयं अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है या निचले न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने का डायरेक्शन दे सकता है। तो वह कौन सी धारा है? 367। यानी कि सत्र न्यायालय से ये कह सकता है कि आपने साक्ष्य कुछ कम लिया है और साक्ष्य ले लीजिए और हमारे पास क्या करिए। ये कौन निर्देश दे सकता है? तो आपका उच्च न्यायालय। देखिए धारा बताइए भाई, 366 में सत्र न्यायालय या अपर सत्र न्यायालय किसको भेज दिया? उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय या तो स्वयं अतिरिक्त साक्ष्य ले या अतिरिक्त निचले न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने का निर्देश दे। कौन सी धारा सीआरपीसी की? 367। 368 से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड जो बनाता है। कि मृत्युदंड की पुष्टि किस धारा के तहत हाई कोर्ट करता है? तो अगर ये क्वेश्चन बने कि मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा किस धारा के तहत की जाती है, तो आपका जवाब रहेगा 368। उच्च न्यायालय जो चाहे सो कर सकता है, या तो मृत्युदंड को पुष्ट कर दे या मृत्युदंड का खंडन कर दे। देखिए क्या क्या कर सकता है भाई, केवल पुष्टि ही नहीं और भी बातें हैं, उसको भी एक लाइन बता दिए। या तो उच्च न्यायालय मृत्युदंड को पुष्ट कर सकता है, दूसरा क्या कर सकता है, मृत्युदंड को सेट असाइड अपास्ट करके अभियुक्त को बाइज्जत बरी कर सकता है। मृत्युदंड को अपास्त करके अभियुक्त को अन्य कोई दंड दे सकता है जो उस अपराध के लिए वर्णित है, या मृत्युदंड को अपास्त कर देगा और कोर्ट ऑफ सेशन को रिमांड भेजेगा। रिमांड यानी कि प्रतिप्रेषण। प्रतिप्रेषण का मतलब हुआ कि ये कह सकता है कि सत्र न्यायालय या अपर सत्र न्यायालय आपका पुनः मामले का विचारण करे। तो रिमांड किस धारा में है अगर पूछ लिया जाए तो रिमांड 368 में भी है। अभियुक्त का नहीं, किसका? मामले का। अभियुक्त का नहीं रिमांड, मामले को कहाँ भेज सकता है?
आपका सत्र न्यायालय में 368 महत्वपूर्ण है भाई, चाहे पुष्टि करे, हाईकोर्ट खंडन करे, दंड को उलट दे, रिट्रायल का आदेश दे, सब कुछ किस पे करता है, या कोई अन्य दंड दे दे तो सीआरपीसी की धारा 368। इसके बाद 369 से भी क्वेश्चन बनता है कि मृत्यु दंड की पुष्टि कम से कम हाई कोर्ट के कितने जजों द्वारा या उलटना भी है तो 2। अगर किसी उच्च न्यायालय में एक से अधिक जज है तो पुष्टि कम से कम कितने जजों द्वारा या खंडन कितने जजों द्वारा 2 जज। कौन सी धारा है? 369। कितने जजों द्वारा? कम से कम 2। लेकिन कब? जब उस उच्च न्यायालय में एक से अधिक जज क्या हो, अगर केवल एक ही जज है तो एक जज भी पुष्टि कर सकता है। अब मान लीजिए कि मतभेद हो गया, तब क्या होगा? तो मतभेद की दशा में कौन सी धारा बनी है? 370। यही आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन का यहाँ से बनता है, अभी एक हम केस बताएंगे। मतभेद की दशा में कौन सी धारा आपका काम करेगी? जजों में ही मतभेद हो गया तो 370। अब क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कौन कौन सी धाराओं में रेफरी का सिद्धांत समाहित। उसको एक जगह से लिखे भाई, नोट में। रेफरी का सिद्धांत सीआरपीसी की धारा 370 और 392, 2 धारा लिखिए। रेफरी का सिद्धांत सीआरपीसी की धारा 370 और 392 और साक्ष्य अधिनियम में लिख लीजिएगा 20 को पूछा जाता है। एविडेंस एक्ट में 20 निर्णय में नहीं दूसरा, लेकिन रेफरी का ही सिद्धांत। आइए एक ये देखा जाए जो आप लोग सभी लोग लगभग जानते हैं, 299 और 300 में अंतर। आर वर्सेस इसका है गोविंदा। तो आर वर्सेस गोविंदा के केस में आपका तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के 2 जजों के समक्ष मामला प्रस्तुत किया गया। एक जज कह रहा था, यानी कि एक कैंपवेल थे और दूसरा आपका हरिदास थे। तो आपका हरिदास जी कह रहे थे कि हत्या ये अपराध होगा, मृत्यु दंड दिया जाए, और कैंपवेल कह रहा था कि नहीं, ये हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानव वध होगा। देखिए आपको भाई बता दिया जाए इस केस में हुआ क्या था, क्योंकि भाई क्या होगा, बात कर रहे हैं क्या होगा। देखिए बात मना कर दीजिए, आवाज आ रहा है। बात ना करिए भाई बाहर, क्योंकि आजकल मौसम अब थोड़ा ये हो गया ना, मौसम के कारण तो बाहर की आवाज भी अब। देखिए आपका हुआ क्या था, जो गोविंदा अभियुक्त था ये अपनी पत्नी को धराशायी कर दिया था और धराशायी करके उसके सिर पर 2-3 मुक्का मारा। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। गोविंदा पर अपनी पत्नी की हत्या का इल्जाम लगा और निचले न्यायालय ने 302 के तहत मृत्यु दंड दिया। अपील में आपका मामला पहुंचा आपका मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में, और 2 जज भाई सुनवाई करेंगे कम से कम मृत्यु दंड के मामले में, डबल बेंच होती है। तो सुनवाई शुरू हुई। अब ये था, एक जज कह रहे थे कि नहीं इसे 302 में माना जाए मर्डर, और दूसरे कह रहे थे कि नहीं 304 में लाया जाए, हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानव। जब मतभेद हो गया तो एक एम्पायर या रेफरी नियुक्त किया गया, और वह रेफरी थे यानी कि कौन से मेलविज, कौन थे मेलविज थे, यानी कि जस्टिस कौन थे मेलविज। अब ये रेफरी इधर लुढ़क जाएगा उधर, तो एक से क्या हो जाएगा, तो
तो जस्टिस मेलविन ने कहा कि ये हत्या नहीं है, बल्कि हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध है, और जो 299 300 में है संभाव्य और अधिसंभाव्य। संभाव्य और कौन अधिसंभाव्य, इसी को क्लियर किए। ये कहे कि अगर किसी व्यक्ति को 2-3 गुस्सा सिर पर मारा जाए तो ये संभावना है कि सिर की नस फट जाए, मर जाए, लेकिन पूरी संभावना नहीं है कि मर ही जाएगा, निश्चितता नहीं है। अतः 304 के तहत अभियुक्त को दंडित किया गया हत्या की कोर्ट में न आने वाले अपराधी। रेफरी इसमें कौन बने थे? इसी तो रेफरी का सिद्धांत याद रखे। कहाँ हमने 3 जगह बताया। एक आपका 370 है सीआरपीसी, फिर अपील में सिद्धांत है 392, और फिर आपका एविडेंस में रेफरी का सिद्धांत की धारा में है 20 में। 3 क्वेश्चन याद रखिए। और चाहे पुष्टि हो या खंडन हो, जहाँ से फाइल आई है हाई कोर्ट अपना प्रमाणित करके निर्णय है, और हाई कोर्ट फाइल लौटा देगा कोर्ट ऑफ सेशन की धारा में 371। तो फाइल किसमें लौटाई जाती है? 37 जहाँ से आया था कोर्ट ऑफ सेशन। इस प्रकार यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जहाँ से जौन धारा बन जाए, लेकिन 3-4 धारा याद रखें। 366, 372, 369, 370, ये 4 धारा कम से कम क्या करना है और भले छोड़ सकते हैं। आगे भाई मृत्यु, यानी कि अभी हमने बताया कि मृत्यु दंड कौन न्यायालय दे सकता है। आगे आइए, जहाँ तक मृत्यु दंड की प्रावधान है अब आगे बढ़ा जाए। भारत में मृत्यु दंड का ढंग या तरीका या मेथड पर आया। भारत में मृत्यु दंड का ढंग क्या है, मृत्यु दंड का तरीका क्या है, इस बिंदु पर आया जाए। और अब आपका डेथ वारंट भी जारी कराया जाएगा, यानी कि ब्लैक वारंट। अच्छे से इसको भी देखिए, केस एक याद करना पड़ेगा। देखिए भाई आपका इसके लिए सीआरपीसी की धारा 354 का क्लास 3 पढ़ना पड़ेगा। 3 में विशेष कारण। इसके बाद 354 का क्लास 5, 354 का क्लास 3 पढ़ना पड़ेगा, 354 का क्लास 5 पढ़ना पड़ेगा। सीआरपीसी की धारा 413 और 414 पढ़नी पड़ेगी। फिर सीआरपीसी के द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या 42 पढ़ना पड़ेगा। पहले कितनी बातें समझिए, तब आपका आगे बढ़ा। यानी कि सीआरपीसी में अब हमें कहाँ कवर करना है? 354 का क्लास 3, 354 का क्लास 5, 413, 414 और द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या 40। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूरा का पूरा चांस रहता है बनने। देखिए, जब न्यायालय अभियुक्त को मृत्यु दंड देता है तो स्पेशल रीजन लिखना पड़ेगा, अर्थात विशेष कारण लिखना पड़ेगा। इसका प्रावधान सीआरपीसी की धारा 354 का क्लास 3 में किया गया। फिर एक बार याद, सीआरपीसी की धारा 354 के क्लास 3 में ये बताया गया है कि मृत्यु दंड देने के मामले में कैसा कारण, स्पेशल रीजन या विशेष कारण लिखा जाए। 354 का क्लास 5 अति महत्वपूर्ण है। जब न्यायालय मृत्यु दंड के बारे में निर्णय देगा तो निर्णय में ये लिखा जाएगा कि इस व्यक्ति को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। यह नहीं कि गर्दन में फांसी लगा दीजिए,
लिखा निर्णय में क्या जाएगा कि इस व्यक्ति को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि इसकी डेथ न हो जाए। तो ये कहाँ कहा गया है कि ये निर्णय में लिखा जाएगा? बहुत बार ये पूछा गया है। खंडवार याद रखिएगा 354 CRPC के किस क्लास में। अब अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि डेथ वारंट CRPC के किस धारा के तहत जारी किया जाता है और कौन न्यायालय जारी करता है? तो पहले न्यायालय तब सेक्शन देखा। जो न्यायालय सर्वप्रथम अपराधी को मृत्यु दंड दिया है वही न्यायालय डेथ वारंट या मृत्यु दंड के निष्पादन का वारंट या ब्लैक वारंट जारी करता है। फिर एक बार देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ब्लैक वारंट या डेथ वारंट या मृत्यु दंड का वारंट नहीं जारी करते। कोर्ट ऑफ सेशन या अपर कोर्ट ऑफ सेशन जो भी हो, यानी कि जो न्यायालय सर्वप्रथम मृत्यु दंड दिया था वही न्यायालय ब्लैक वारंट भी कहा जाता है। ब्लैक वारंट या डेथ वारंट या शुद्ध हिंदी में मृत्यु दंड के निष्पादन का वारंट जारी करता है। अब सेक्शन पूछ सकता है कि ब्लैक वारंट या डेथ वारंट CRPC की धारा के तहत जारी होता है। तो दो धाराएं बताइएगा कौन कौन? 413 और दूसरा कौन है 414। 413 में कब जारी होगा? जब अपील नहीं की गई है, केवल पुष्टि वाला मामला है, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन से हाई कोर्ट को पुष्टि के लिए भेजा गया, अभियुक्त ने कोई अपील नहीं की, हाई कोर्ट ने पुष्ट कर दिया, तो कोर्ट ऑफ सेशन किस धारा के तहत ब्लैक वारंट जारी करेंगे? 413। और पुष्टि के अलावा जितने मामले हैं अपील अपील रिवीजन सब, उसके लिए ब्लैक वारंट किसमें है? 414। 413 के तहत ब्लैक वारंट केवल कब? जबकि कौन कैसा मामला हो? केवल पुष्टि। और पुष्टि के अलावा अन्य मामलों में डेथ वारंट की धारा के तहत जारी होता है 414। याद रखिएगा। अब ये आया कि ब्लैक वारंट का मॉडल कहाँ है? मॉडल यानी कि प्रारूप कहाँ है? प्रारूप यानी कि नमूना कहाँ है? नमूना का मतलब ये हुआ कि आप फिर कह सकते हैं कि किस मॉडल में, किस भाग में, किस प्रारूप में ब्लैक वारंट जारी किया जाता है, तो पूछा जाता है। तो मृत्यु दंड के आपका प्रारूप कहाँ दिया गया है? द्वितीय CRPC के द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या किसमें, भाग नंबर किसमें दिया गया है? 42। और जब ब्लैक वारंट जारी होगा इस प्रारूप में होगा, समय लिखा रहेगा, अभियुक्त का नाम रहेगा, अपराध रहेगा और आपका अब ब्लैक वारंट किसको जारी होता है? ये भी पूछा जाता है, किसको जारी होता है? जेलर को, यानी कि किसको आदेशित किया जाता है? जेलर को, कि इस कैदी ने ये अपराध किया है, मृत्यु दंड पाया है, और इस कैदी को आपका ये लिखा जाता है कि इस कैदी को आपको हम आदेशित करते हैं कि इस कैदी के गर्दन में इस समय भी रहता है, इस समय पर गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाइए, मैंने आपका जब तक कि इसकी क्या न हो जाए, यानी कि लिखा जाता है ब्लैक वारंट में। अब आपका दिमाग दो जगह जाना चाहिए कि भाई 354 के क्लास 5 में भी कहा गया है कि तब तक लटकाया जाएगा जब तक मृत्यु न हो जाए, और आपका दूसरी अनुसूची के भाग नंबर किस में 42 में भी यही बात कही गई है।
ये निर्णय में लिखा जाएगा। और ये कब लिखा जाएगा? जब वारंट जारी होगा डेथ वारंट। अब ये आया कि अगर दोनों में से भाई पूछ ले ऑप्शन में दोनों, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह लिखा है कि फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए। लेकिन उत्तराखंड एक बार आपका अलग क्वेश्चन बना है, दोनों ऑप्शनों को अलग अलग दिया और अलग अलग देने के बाद एक ऑप्शन चुनना। वो अच्छे से तैयार रखिए, ये नहीं आपका। अगर दो ऑप्शन रहे और एक ऑप्शन चुनना हो, तो अगर सेक्शन में कोई बात कही गई हो, शेड्यूल में कोई बात कही गई हो, तो सेक्शन में कही गई बातें शेड्यूल पर प्रिवेल करेगी, अभिभावी होगी। यानी कि कौन सही मारेंगे, 354 का क्लास कौन सा। लेकिन ये कब? जब ये भी ऑप्शन में है और एक ऑप्शन में कौन है? द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या। अगर वैसे एक बार उत्तराखंड ने दिया है तो ये मानेंगे। अब नियम बना लीजिए हर एक कानून का, भाई हर एक कानून का नियम बना लीजिए। अगर सेक्शन में और शेड्यूल में विवाद उत्पन्न होता है तो सेक्शन में दी गई बातें क्या होंगी? अब 4-5 क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ इसी तरह। जैसे कि संविधान में अनुच्छेद में कोई बात लिखी गई है और 12 अनुसूचियों में, अनुच्छेद में कुछ और लिखा गया, अनुसूची में कुछ और, यानी कि दोनों में 36 का आंकड़ा हो, तो बताइए कौन प्रावधान अप्लाई होगा, अनुच्छेद का कि अनुसूची का? अनुच्छेद का। इसी प्रकार सीपीसी में धारा 158 में बातें लिखी गई हैं, नियमों में बातें लिखी गई हैं प्रथम अनुसूची में, और दोनों में क्या हो? टकराव। तो धारा की बात लागू होगी कि अनुसूची की? नियम नहीं लागू। क्यों? क्योंकि सेक्शन या आर्टिकल की बातें आपका नियमों पर या कर सकते हैं कि प्रारूप में या अनुसूची पर प्रिवेल करती है। ये हमेशा नियम बना लीजिए, यही नहीं। इस प्रकार हमने बताया कि मृत्युदंड। अब यहाँ आपका ये है कि मृत्युदंड जो दिया जाता है जेलर को आदेशित किया, इससे हल्का सा आगे बढ़ाएं। जेलर को आदेशित किया जाता है कि जेलर हमारे निर्णय को निष्पादित कराए। अब इसी बीच आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लोग दौड़ते रहते हैं और ब्लैक वारंट फिर रुक जाता है, फिर नया जारी होता है और आपका बताया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अलग। अब आपको आगे बढ़ाना है। मृत्युदंड का हम ढंग बता रहे हैं कि भारत में क्या ढंग है, तो गर्दन में क्या लगाकर, फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो। यह कहानी का हमने बताया। इस ढंग को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और वही केस बार बार पूछा जाता है। दीना उर्फ दीनदयाल वर्सेस भारत। भाई रटे रहिए, कौन सा केस है? दीना उर्फ दीनदयाल बनाम भारत संघ। दीना उर्फ दीनदयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के समक्ष ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जो ये तरीका है ये असंवैधानिक है, आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है, अतः इस तरीके को उच्चतम न्यायालय असंवैधानिक घोषित करे। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने पूरा अध्ययन किया, वकीलों के तर्क सुने, विश्व के उदाहरण देखे और ये देखा कि यही एक तरीका है जिसमें कम कष्ट होता है और आसानी से व्यक्ति क्या होता है, ऊपर भी पहुंच जाता है, अतः ये तरीका वैध है। ठीक है, कई देशों में सिर काट दिया जाता है, कई देशों में गोली मार दिया जाता है और कई देशों में सुकरात जैसे जहर पिला दिया जाता है कि लो प्याला पी लो जहर का और क्या करो मर जाओ। कई देशों में इंजेक्शन भी दिया जाता है, लेकिन भारत में ये सब नहीं। आपका भारत में कह सकते हैं कि आपका कैसे दिया जाएगा, तो गर्दन में फांसी लगाकर
लटकाया जाए। तो याद रखिए कौन सा केस मृत्युदंड के ढंग या तरीके या मेथड से है, तो दीना दीन। अगला क्वेश्चन आज भाई, चूंकि जेलर को आदेशित किया गया है, अब जेलर का कर्तव्य है कि उस वारंट को लागू कराए, एग्जीक्यूट कराए, निष्पादित कराए। जेलर अपना भाई मजिस्ट्रेट रहते हैं, अधिवक्ता रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं, तो अलग बात है। जेलर अपना जल्लाद रहता है, अब समय आ गया है फांसी पर लटकाने का, तो जेलर साहब जल्लाद को बुलाते हैं कि न्यायालय का निर्णय लागू कराना है। जल्लाद आता है और पूरी तैयारी पहले से रहती है, डेमो भी किया जाता है 3-4 दिन पहले से, यानी जितना वजन रोज नापा जाता है, बीपी नापा जाएगा, उतना वजन रस्सी सा पा रही है कि नहीं, ये भी देखा जाता है। जल्लाद उस समय पर आएगा और आपका इस माने कपड़ा पर ढक दिया जाता है मुंह को, और जैसे ही समय होगा जेलर साहब क्या करेंगे, रुमाल नीचे, और जल्लाद उधर क्या करेगा, खींचेगा, पटरा हटा और लोग लटके, और लटकने के बाद आधा घंटा छोड़ दिया जाता है, मराज नहीं। और उसके बाद जब व्यक्ति मर जाता है तो मेडिकल चेकअप होता है। अब समस्या है कि इलाज का क्या होगा। तो सरकार अगर चाहे तो लाश को देने से इनकार कर सकती है, याद रखिए। यानी सरकार आपका चाहे तो ऐसे व्यक्ति के लाश को घर वालों को देने से इनकार कर सकती है, लेकिन परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि मृतक को भी सम्मान का अधिकार है और उसका अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक किया जाना चाहिए। तो जिस धर्म का व्यक्ति रहता है, अगर लाश नहीं देनी है तो उसके पूरे धर्म के रीति रिवाज के अनुसार कहीं गुप्त स्थान पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन रीति रिवाज, और यही काम हाथरस कांड में पुलिस ने नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट को स्वयं चाहिए था हाथरस कांड में कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को अपने कंटेम्प्ट के लिए क्या करेगा। भले सरकार अपना बड़ा हस्त प्राप्त है अधिकारियों पर, सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये उल्जाम आ रहा था कि इसमें गलती अधिकारियों ने किया और मिट्टी का तेल डालकर क्या किया, पीड़िता को जला दिया, वो भी रात में बिना शव दिखाए। ये शुद्ध रूप से शव का क्या है, अपमान। लेकिन अब तक अधिकारियों पर कार्रवाई न होना ये बताता है कि अधिकारियों का यानी कि आपका कार्यपालिका सक्रिय है और न्यायपालिका क्या है, शुद्ध। तो ऐसा अगर स्थिति आती है तो कार्यपालिका हमारे अधिकारों का दमन करने लगेगी और न्यायपालिका केवल देखती रह जाएगी, याद रखिए अगर ऐसा समय आता है। इसके बाद आपका जल्लाद को बचाना है और न्यायाधीश को बचाना है जो निर्णय दिया, लेकिन समाप्त नहीं हुआ इतना जल्दी, और इतना जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है मृत्युदंड। जो न्यायाधीश मृत्युदंड दिया है, क्या वह उसके लिए किसी सजा का हकदार होगा? तो नहीं होगा। तो आईपीसी की कौन सी धारा ऐसे न्यायाधीश को बचाव देती है? तो 77, यानी कि आईपीसी की धारा 77 कहती है कि अगर न्यायाधीश ने अधिकारिता में रहते हुए फैसला दिया है तो उसके खिलाफ उस फैसले के लिए कोई मुकदमा नहीं दायर किया जाएगा। अगर किया भी जाता है तो न्यायाधीश अपना बचाव आईपीसी के किस सेक्शन के तहत ले लेगा? 70 से। और चूंकि न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में जल्लाद ने भी फांसी पर लटका दिया है, तो कल ही आपको बताई गई थी कि व्यक्ति की जान जल्लाद ले लिया, क्षति किया, लेकिन ये क्षति वैध है और जल्लाद भी बचाव का क्या होगा, हकदार।
तो सीधे क्वेश्चन बनता है कि जल्लाद की धारा में बचाव का हकदार होगा, तो कौन सी धारा है? 78। तो न्यायाधीश किस में बचेंगे? 77 जल्लाद। आगे भाई देखिए आपका मृत्युदंड में आगे बढ़ाया जाए मामला। मृत्युदंड में आपका मामला आगे बढ़ाना है कि मृत्युदंड कहाँ दिया जाए। एकांत में दिया जाएगा कि अरब देशों जैसे सार्वजनिक स्थान पर। ये भारत में आपका कह सकते हैं कि ये विवाद उत्पन्न हुआ। तो एक केस आया लक्ष्मा देवी का, याद रखिएगा कौन सा? लक्ष्मा देवी का केस आया और लक्ष्मा देवी के केस में भारत के उच्चतम न्यायालय ने बता दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर मृत्युदंड देना अवैध होगा, वैध नहीं होगा। यानी कि मृत्युदंड सार्वजनिक स्थान पर नहीं, भारत में चौराहों पर नहीं दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? एकांत में। इस